वेलकम माय चैनल। वेलकम स्टूडेंट्स। वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता का हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम उसका ही दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता में सामाजिक स्थिति या सामाजिक व्यवस्थाएं जो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वैदिक साहित्य पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं वैदिक समाज, वैदिक संस्कृति का समाज जो था किस प्रकार था उसके बारे में जानना चाहेंगे। चलिए ये सवाल करते हैं। ऋग्वैदिक काल मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला यानी कबीला था। लोग कबीलों में रहते थे। कबीला इन द सेंस कि एक मोहल्ले टाइप का जंगलों में, जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। सैन्य भावना यानी कि सैनिक भावना, क्षत्रियता की भावना, लड़ने की भावना। राजा को गोमत भी कहा जाता था। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। राजतंत्रात्मक प्रणाली यानी राजा शासन करता था। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था परंतु जनता उसे हटा भी सकती थी। आपने सुना होगा सभा और विदत, इस प्रकार की दो समितियां होती थी जो राजा को हेल्प के लिए होती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रदान होता था। यानी कि राजा जो था वो किसी जमीन का राजा नहीं था, किसी एरिया का राजा नहीं था। वो राजा होता था तो किसी विशेष जन लोगों का यानी लोगों का राजा होता था। वो राजा युद्ध का नेतृत्व करता होता था। युद्ध लड़ने जाता तो राजा नेतृत्व युद्ध का करता था। उससे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो मध्यकाल भारत में देखते हैं कि राजा राजस्व लेता था, उस प्रकार का व्यवस्था जो वैदिक साहित्य में वैदिक संस्कृति में देखने को नहीं मिलती है। जनता स्वेच्छा से जो वो कर देती थी या स्वेच्छा से जो खर्चा देती थी उसको भाग कहा जाता था। सभा, समिति तथा विदत नामक प्रशासनिक संस्थाएं थी। ये प्रशासन चलाती थी और राजा के कामों में सहयोग देती थी और राजा का निर्णय सही है या गलत इसका भी निर्णय करती थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण पाठ राजा का चुनाव। समिति क्या करती थी? इस समिति राजा का चुनाव करती थी। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विदत में स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदत में होते, यानी विदत ये कार्य करती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोग, बड़े बड़े लोग जो थे उनकी संस्था थी। और समिति जो थी वो आम जन प्रतिनिधि सभा थी। एवं विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो विदत थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विदत यानी एक संस्था, उसका 122 बार हुआ है। सैन्य संचालन, वरात, गण, वध, सर्द नामक कबीलाई संगठन करते थे। यानी सैन्य का संचालन जो वरात है, गण है, सर्द आदि जो कबीलाई संगठन होते थे वो करते थे। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा महान बन जाता था। यानी अभिषेक यानी राज्य अभिषेक। राजसूय यज्ञ करने वाले की उपाधि राजा और वाजपेयी यज्ञ करने वाले की उपाधि सम्राट। सम्राट कौन कहलाता था? जो वाजपेयी यज्ञ का, ये यज्ञ का प्रकार है। राजसूय और वाजपेयी। राजसूय यज्ञ करता था उसको राजा कहा जाता था और वाजपेयी यज्ञ जो करता था उसको सम्राट। स्पर्श गुप्तचरों और पूर्व दुर्गापति को कहा जाता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित और सेनानी आदि 12 रत्निन करते थे। यानी मुख्य अधिकारी को ही रत्निन कहा गया था। चारागाह के प्रधान को वज्रपति और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। 12 राजा के इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण रत्निन थे वो कौन कौन से थे? पुरोहित। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। उसके बाद सेनानी, सेना का प्रमुख। उसके बाद ग्रामीण या ग्रामणी, ग्राम का सैनिक पदाधिकारी। उसके बाद महिषी, राजा की पत्नी को कहा गया है। सूत, राजा का सारथी, उसको सूत कहा गया है। क्षत्रिय, प्रतिहार को कहा गया है, क्षत्रिय को कहा गया है। संग्रहित, कोषाध्यक्ष, कोष इकट्ठा करने वाला। भागदूत, कर एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था, भागदूत कहलाता था। भागदूत है यहाँ। अक्षवाप, जो लेखन कार्य करता था उस लेखाधिकारी होता था, उसको अक्षवाक कहते थे। गोविकृत, वन का अधिकारी को गोविकृत कहा जाता था। राजा के मित्र को पालागल कहा गया था। अब नया पॉइंट आता है हमारा, उसके बाद है विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञ। यानी कि जो हमारे वेद है 4 प्रकार के, उन चारों वेदों के जो चारों वेदों के उद्गाता जो उसको क्या कहा गया है?
ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र या होता कहा गया है। सामवेद की रचनाओं का गान करने वाले को उद्गाता, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को उद्धर्वी कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जो है वो अथर्ववेद के उद्गाता को ब्रह्मा कहा गया है। अथर्ववेद के उद्गाता को ब्रह्मा। अब आता है सामाजिक स्थिति। ऋग्वेद काल में समाज की स्थिति कैसी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण आप जानते ही, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। और 10वें मंडल को परवर्ती काल भी माना जाता है। परवर्ती काल का मतलब है कि 10वां मंडल जो है वो सब बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। समाज पितृसत्तात्मकता यानी पिता की आज्ञा का पालन या संपत्ति का अधिकार पिताजी का होता था। बाप के बाद बेटा संपत्ति का अधिकारी होता था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, यानी परिवार का मुखिया जो होता था, जिसकी सब परिवार वाले मानते थे, उसके अनुसार ही परिवार चलता था, उसको कुलप कहा गया है। और परिवार को कुल कहा गया है। कई कुल मिलाकर के गांव बनता था और कई गांव मिलकर के विश्व और कई विश्व मिलकर के जन और जन मिलकर जनपद बनते थे। ये ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा जो महत्व था वो था अतिथि सत्कार की भावना का था। एक और वर्ग पणियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे, यानी व्यापार करने वाले लोग जो पणी कहलाते थे या पणिन कहलाते थे। भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व नहीं था। संपत्ति की इकाई गाय थी जो विनिमय का माध्यम भी थी, यानी गाय को इम्पोर्टेंट माना गया है। और विनिमय का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान। तो कोई भी वस्तु खरीदनी होती थी या वस्तु बेचनी होती थी, गाय का आदान प्रदान होता था और संपत्ति गाय ही होती थी। सारथी और बढ़ई समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था। सारथी रथ को चलाने वाला, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला। अस्पृश्यता, सदस्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग प्रथा, गंधर्व एवं अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि वैदिक काल में एक सिस्टम चलता था, एक व्यवस्था थी कि ऐसी स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं है और उसका पति जो मर जाता है, तो वह संतानोत्पत्ति के लिए अपने किसी परिचित से जो वो संतान उत्पत्ति के लिए वो संभोग कर सकती थी। ये प्रथा नियोग प्रथा कहलाती थी। वस्त्र आभूषण स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्रिय थे। यव यानी जो था मुख्य अनाज था, आहार था, शाकाहार का प्रचलन ज़्यादा था। सोमव्रत यानी एक अमृत जैसा रस का प्रचलन भी था जो लोग पीते थे। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध, सुईकर आदि मनोरंजन के साधन थे। अपाला, घोषा, मैत्री, विश्ववारा, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। ऋग में अनार्य, मूर्ख या दस्यु को मृदवा या अस्पष्ट बोलने वाला, आवृत, नियमों व्रतों का पालन नहीं करने वाला बताया गया है। सर्वप्रथम जाबाल उपनिषद में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। चलिए, यह था सामाजिक स्थिति। आगे देखते हैं वर्ण और संस्कार। इस प्रकार के क्वेश्चन जो वो नेक्स्ट करेंगे।